दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2024-25 के विषयों में से एक नहीं है। तो आपको बता दें कि जो केंद्रीय बजट 2024-25 है, इसमें कुल 4 विषयों पर बात की गई है, जिसमें से एक रोजगार है, एक एमएसएमई शामिल है, मध्य वर्ग, इंडस्ट्रीज नहीं है। जो चौथा है वो है कौशल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कुल बजट का कितना हिस्सा आवंटित किया गया है। तो आपको बता दें कि बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कुल 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की परिकल्पना की गई है। तो आपको बता दें कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बजट में कुल 9 प्राथमिकताओं पर बात की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं कि वो कौन सी प्राथमिकताएं हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जैसे इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको सभी प्राथमिकताएं ध्यान रखनी है कि खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ये टोटल 9 प्राथमिकताओं पर बात की गई है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार किसानों के लिए कितनी नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु लचीली फसल की किस्में जारी की जाएंगी। तो आपको बता दें कि किसानों के लिए कुल 109 नई उपज देने वाली फसलों की किस्मों पर बात की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। तो आपको बता दें कि इस बजट में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले 2 वर्षों में देश भर में कितने किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अगले 2 वर्षों में देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती के लिए इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 करोड़। अगला प्रश्न है कि कितने आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि इस बजट में बात की गई है कि देश भर में 10,000 जो आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र होंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके खरीफ फसलों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा। तो आपको बता दें कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में डीपीआई। तो इस डीपीआई का उपयोग करके खरीफ फसलों के लिए जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण है, यह 400 जिलों में स्थापित करने की बात की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है
कि सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना बनाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस योजना में शामिल नहीं है? आपको बता दें कि जो पूर्वोदय योजना है, इसका जो उद्देश्य है कि पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं वहां का सर्वांगीण विकास करना है। तो आपको बता दें कि जो पूर्वोदय योजना है इसमें शामिल राज्य जो हैं, बिहार शामिल है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और इसके साथ साथ एक और वो आंध्र प्रदेश। ये इतने राज्य इसमें शामिल हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पूर्वोदय राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा वर्तमान 10 लाख रुपए से कितनी बढ़ाई जाएगी जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछला ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है? तो आपको बता दें कि इस तरह का जो ऋण है उसकी सीमा 20 लाख रुपए तक की कर दी गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत सरकार सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को किस सीमा तक 1 महीने का वेतन प्रदान करेगी? तो आपको बता दें कि जो ये बजट है, इस बजट में यह बात किया गया है कि जो औपचारिक क्षेत्र हैं उसमें जो नए प्रवेशक होंगे उनको 15,000 रुपए तक की सीमा के 1 महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत की नई कौशल विकास पहल 5 वर्षों में कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी? तो आपको बता दें कि जो भारत की नई कौशल पहल है इसके तहत जो भारत सरकार है यह 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से कितने शहरी गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा? तो आपको बता दें कि जो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 है इसके तहत कुल 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 करोड़। अगला प्रश्न है कि जैसा कि बजट में बताया गया है 1 करोड़ परिवारों को हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत और सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसमें कुल 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए यह छत पर एक सौर संयंत्र स्थापित करने की बात करता है, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? आपको बता दें कि इस बजट में जो हमारा कुल बजट का आकार है वो 48,20,512 करोड़ रुपए है और इसमें जो पूंजीगत व्यय है वो 11,11,111 करोड़ रुपए यह पूंजीगत व्यय है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख पा रहे हैं कि जो यह पूंजीगत व्यय है यह
11,111 करोड़ रुपए है और यह जीडीपी का 3.4% है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस बार पूंजीगत व्यय है वो जीडीपी का 3.4% इसका आकार है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024 में इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो हमने बात की भी कि हमारी जीडीपी का 3.4% है। अगला प्रश्न है कि कितनी ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया गया है। आपको बता दें कि लगभग 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 है वो शुरू किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25,000। अगला प्रश्न है कि राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता के लिए बजट 2024 में दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें कि जो राज्य हैं उनको संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए जो दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण है उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 का कुल आकार या व्यय क्या है। तो आपको बता दें कि इस बजट का जो आकार है वह है 48,20,512 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि जो बजट होता है वो बजट जितना प्राप्तियां होती हैं, कुल प्राप्तियां उतना व्यय होता है, उन दोनों को मिला करके बोलते हैं बजट। तो ये बजट का कुल आकार है और यही कुल इसका व्यय है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आप इसको भी देख लीजिए कि जो बजट का आकार है वो 48,20,512 है और जो इसका वास्तविक व्यय है 2023-24 का उसके कंपैरिजन में 8.5% जो है इसका अधिक है और यह जो ब्याज भुगतान है उस कुल व्यय का 24% है। मतलब जो यह सरकार का बजट है तो इस बजट में जो ब्याज भुगतान इस बजट का 24% है, ये दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें इस बजट में राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया है वो 4.9% है और जो राजस्व घाटा है इसका यह है 1.8%। ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार उधार के अलावा कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो आपको बता दें कि इस बजट में उधार के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं वो 32.07 लाख करोड़ रुपए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रश्न आप वहां सोच नहीं सकते अगर आप पढ़े नहीं है तो, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस बजट में उधार के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं वो 32.07 लाख करोड़ रुपए हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार ने 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है। तो आपको बता दें कि इस बार सरकार ने यह अनुमान किया है कि जो 2024-25 में है जो भारत की नॉमिनल जीडीपी है वृद्धि दर वह 10.5% रहने वाली है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत पर लक्षित है। तो आपको बता दें कि इस बार जो राजस्व घाटा है वह 1.8% लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और जो राजकोषीय घाटा है यह जीडीपी का 4.9% निर्धारित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नई योजनाओं के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि इस बजट में नई योजनाओं के लिए 62,593 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आपको बता दें कि जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है इस बार बजट में वो आयकर है, और दूसरे नंबर पर जीएसटी है, और तीसरे नंबर पर निगम कर। क्योंकि इस बजट का जो 19% हिस्सा है यह आयकर से आता है, और 18% जीएसटी से, और 17% जो है निगम कर से आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं कि कितना किसका हिस्सा है। तो आपको बता दें कि आप देख पा रहे हैं कि जो 28% जो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज मतलब उधार लिया जाता है, और 19% जो है इनकम टैक्स आयकर से आता है, 18 जो परसेंट है वो जीएसटी से आता है, 17% जो है कारपोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर से आता है, और जो 7% है इसको बोलते हैं गैर कर राजस्व, और 5 जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा चीजें हैं, पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। यह देख सकते हैं आप कि जो 20% है वो ब्याज भुगतान में है, और 20% जो है यह स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज मतलब जो राज्यों का कर का हिस्सा होता है वह 20% है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो मतलब कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उनमें 16%, ऐसे डिफेंस में 8%। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सब्सिडीज के लिए 6% और पेंशन के लिए 4%। जो पेंशन के लिए है और डिफेंस के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी जिसमें हमने बात किया कि बजट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अगर यह प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।